तो नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ललित क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो आज जो है हम करने वाले हैं मुद्रा और साख अध्याय 3 आपका अर्थशास्त्र का जो चैप्टर 3 है, इसको हम करने वाले हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियोज़ की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुद्रा और साख इस चैप्टर का नाम है। इसी से ही बहुत कुछ हमें पता चल जाता है कि ये जो चैप्टर है वो हमारी मुद्रा, रुपए, करेंसी, नोट्स, इन सब के बारे में है। और साख यानी जो हम लोन लेते हैं बैंक से, उसके बारे में है। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें मुद्रा विनिमय का एक माध्यम, यानी मुद्रा जो है यानी पैसे जो हैं वो चीज़ों को लेने देने का एक माध्यम है। विनिमय यानी देना, चीज़ों को लेन देन चीज़ों का, ठीक है, किसी भी वस्तु का लेन देन विनिमय कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोज़ाना के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आपने अपने चारों तरफ देखिए, आप किसी एक दिन में मुद्रा से जुड़े कई सौदों की पहचान कर सकते हैं। क्या आप इनकी एक सूची बना सकते हैं? यानी इसमें हमें कहा गया है कि मुद्रा का जो यानी जो हम मुद्रा है हमारी, उसका हम कई तरीक़ों से यूज़ करते हैं अपनी जो डेली लाइफ है उसमें। तो हमें उसकी एक लिस्ट बनानी है। तो जैसे हम दूध खरीदने जाते हैं या फिर कोई भी जो नॉर्मल एग्जाम्पल है, हम पैसे देकर ही हर चीज़ को ख़रीदते हैं। हम कुछ भी जो है चीज़ लेने जा रहे हैं अपने लिए या फिर कोई कैंडी वगैरह लेने जा रहे हैं, तो उसमें भी जो है हम क्या करेंगे, पैसे का इस्तेमाल करेंगे, मुद्रा का। बहुत से लेन देन में आप देखेंगे कि मुद्रा के ज़रिए वस्तुएं खरीदी और बेची जा रही हैं। यानी इन सब चीज़ में क्या हो रहा है कि जो मुद्रा है उसके ज़रिए वस्तु खरीदी और बेची जा रही है। या तो लोग खरीद रहे हैं या तो फिर वो बेच रहे हैं, यही चीज़ें होती हैं। ऐसे कुछ लेन देन में मुद्रा के बदले सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, और ऐसे कुछ लेन देन हैं जिसमें पैसे के बदले कुछ दूसरी चीज़ तो नहीं दे रहे, लेकिन कोई सेवा दे रहे हैं उन्हें, यानी कुछ न कुछ उन्हें दिया जा रहा है। लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है कि लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान ना हो, केवल बाद में भुगतान करने का वादा हो। या फिर ये भी हो सकता है कि जो है अभी वो हम उनसे सेवा या फिर कुछ भी चीज़ ले रहे हैं, और हो सकता है बाद में उन्हें पैसे चुकाएं। अभी हम उन्हें जो है पैसे नहीं चुका रहे हो, उनसे उधार या फिर कुछ भी आप मान सकते हो इस तरह से। तो हम हो सकता है कि उन्हें बाद में उस चीज़ को चुकाएँ। क्या आपने कभी सोचा है कि ख़रीदारी मुद्रा के ज़रिए क्यों होती है? क्या आपने कभी ये बात सोची है कि ख़रीदारी, जो हम कुछ भी खरीदते हैं वो हम पैसों से ही क्यों खरीदते हैं? कारण बहुत सरल है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। यानी जिस किसी के व्यक्ति के पास भी जो है पैसे हैं, वो कुछ भी अपनी इच्छा अनुसार कोई भी चीज़ खरीद सकता है और कोई भी सेवा वो यूज़ कर सकता है। इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है, और इसलिए जो है सब लोगों को मुद्रा चाहिए, तो इसलिए हर कोई जो है मुद्रा का इस्तेमाल करता है। फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए करता है, और वो जो है मुद्रा लेता है और उसके बाद जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें उनको खरीदने के लिए वो उसका यूज़ करता है। एक जूता निर्माता का उदाहरण देखते हैं। वह बाज़ार में जूता बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है। जूता बनाने वाला पहले जूते के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा और फिर इस मुद्रा का इस्तेमाल गेहूं खरीदने के लिए करेगा। यानी वो जो है जूता जो निर्माण कर रहा है जूतों का, वो क्या सोच रहा है कि वो गेहूं खरीदना चाहता है। वो सोच रहा है कि मैं गेहूं खरीद लूं। अब वो क्या करेगा कि पहले तो अपने जो जूते हैं उनको बेच देगा, फिर उसके बाद जो उसके पास मुद्रा आएगी, जो उसके पास पैसे आएंगे, उससे वो क्या करेगा, उससे वो गेहूँ खरीद लेगा। तो आगे चलते हैं। आगे ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है आपके समझने के लिए। ज़रा सोचिए कि एक जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए जूते का सीधा गेहूं से विनिमय करता तो उसे कितनी कठिनाई होती। अगर आप सोचो कि वो जो है जूते को पहले पैसे से ना बेचे, वो डायरेक्ट कहे कि भाई तुम गेहूँ ले लो और मुझे जो है वो जूते दे दो, उसे गेहूँ उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना पड़ता जो न केवल गेहूँ बेचना चाहता हो बल्कि साथ में जूते भी खरीदना चाहता हो। यानी वो जो है कैसे आदमी को उसे ढूंढना पड़ता जो गेहूं भी लेना चाहता हो और साथ के साथ गेहूं के साथ क्या, वो जो मतलब जूते भी लेना चाहता हो और गेहूं को भी बेचना चाहता हो। उसे इतना टाइम लगता है उसे किसी भी ऐसे किसान को ढूंढने में जो है उसके जूतों को ख़रीद लेता, मतलब उसके जूतों को ले लेता और उससे जो है गेहूं दे देता। तो इस तरह से ये जो उदाहरण है, बल्कि साथ में जूते भी खरीदना चाहता हो, यानी ये भी हमें पढ़ लिया। अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ें खरीदते और बेचने पर सहमति रखते हों। यानी जो दोनों पक्ष हैं, जैसे ये भी जूता देना चाह रहा हो और वो भी जो है वो गेहूं बेचना चाह रहा हो, तभी जो है इस तरह से ये एक दूसरे की चीज़ों को ले सकते हैं। वरना मान लो कि ये जो गेहूं वाला है इसकी मर्ज़ी नहीं है, इसे जो है वो जूते नहीं चाहिए, इसमें लिखा है ना मुझे जूते नहीं चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए। यानी इसको जो है वो जूते नहीं चाहिए, इसे कपड़े चाहिए, और इसको जो है वो गेहूँ चाहिए।
और वो ये क्या देना चाह रहा है, जूते। तो अब इसको गेहूँ जूते तो चाहिए नहीं, तो अब ये क्या करेगा, अब ये इससे बदलेगा थोड़ी, इसको गेहूँ थोड़ी देगा किसी भी चीज़ के बदले। तो इसलिए हम मुद्रा का प्रयोग करते हैं। इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। यानी जब एक चीज़ कोई सामने वाला व्यक्ति लेना चाह रहा हो और दूसरा व्यक्ति भी उस चीज़ को देना चाह रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं, आवश्यकताओं को दोहरा संयोग। इसको आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है, वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की भी इच्छा रखता हो। यानी एक व्यक्ति है जो किसी वस्तु को बेचने की इच्छा रखता है, साथ के साथ दूसरा व्यक्ति भी होना चाहिए जो उसे खरीदना भी चाहता हो। ऐसा नहीं कि आप बस बेच रहे हो तो मतलब वो खरीद ही लेगा, उसकी खरीदने की इच्छा भी होनी चाहिए, तभी तो वो खरीदेगा। वस्तु विनिमय प्रणाली में जहाँ मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, वहाँ आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशिष्टता है। यानी जहाँ पर जो है वस्तु विनिमय, अब ये वस्तु विनिमय क्या होता है, ये क्लास 8th में हमने पढ़ा था, क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि वस्तु विनिमय वो है किसी एक चीज़ के बदले जो है हमें दूसरी चीज़ को देना। यानी हमने किसी को एक चीज़ दी और उसके बदले उसने जो है हमें कोई दूसरी चीज़ दे दी, जो भी हम वस्तु उससे चाहते हैं। तो इसी अगर वस्तु विनिमय होगा, यानी वस्तु का आदान प्रदान होगा, तभी जो है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग यहाँ पर बनेगा। तो इसमें बस ये इतना कह रहा है, तो आपको बस इसे समझना है, इसमें कुछ भी आपको बस आवश्यकताओं का दोहरा संयोग याद रखना है। उसके अलावा आपको जो है इसमें केवल समझने की चीज़ें और भी कुछ आपको याद नहीं करना है इसमें। इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की ज़रूरत को ख़त्म कर देती है। और इसमें क्या होता है अर्थव्यवस्था में कि अगर आप मान लो, अब इसमें कितनी जो है भीड़खोरी हो रही थी कि भाई ये पहले ये जो है वो जूते नहीं चाह रहा था, ये कपड़े चाह रहा था, और ये कपड़े चाह रहा था, और ये जो है वो क्या चाह रहा था, गेहूँ। लेकिन ये जूते नहीं चाहिए थे इसे। तो ये जो है क्या करता है, तो इस तरह से जो है इन तीनों को एक दूसरे से चीज़ें चाहिए, पर जो है ये तीनों एक दूसरे को देने के लिए तैयार नहीं है। जो इसे चाहिए वो दूसरे को नहीं चाहिए, और जो दूसरे को चाहिए वो इसे नहीं चाहिए। ऐसा कुछ है इसमें। इसकी तुलना ऐसे अर्थव्यवस्था जहाँ मुद्रा का प्रयोग होता है, यानी ऐसे जगह से अर्थव्यवस्था कीजिए जहाँ मुद्रा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की ज़रूरत को ख़त्म कर देती है। यानी जो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग है, यानी उसे भी बेचनी है और मुझे भी खरीदनी है, तभी जो है वो चीज़ ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, अगर मुद्रा होगी तो ये संयोग जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, फिर हमें आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर जूता निर्माता के लिए ज़रूरी नहीं रह जाता कि वो ऐसे किसान को ढूंढे जो न केवल जूते खरीदे बल्कि साथ उसको गेहूं भी बेचे। यानी उसके बाद जो जूता बेचने वाला है उसको ये मतलब उसके आगे वो नहीं रहेगी कि भाई अब मुझे ऐसे किसान को ढूंढना पड़ेगा जो गेहूं को बेचना चाहता है। उसे केवल अपने जूते के लिए ख़रीदार ढूंढना होगा। उसे बस क्या ढूंढना है कि कोई मेरे जूते को जो है वो ख़रीद ले। उसे ऐसा भी ढूंढना कि गेहूँ को भी बेचे और जूतों को भी खरीदे। उसे केवल एक चीज़ ढूंढनी है कि कोई उसके जूतों को खरीद ले। एक बार उसने जूते मुद्रा में बदल लिए तो वह बाज़ार में गेहूँ या अन्य कोई वस्तु खरीद सकता है। और अगर एक बार उसने जो है अपने जूतों को बेचकर पैसे ले लिए, पैसे कमा लिए, तो उसके बाद बाज़ार में वो कहीं से भी, अगर मान लो एक बंदा नहीं दे रहा उसे, दूसरा नहीं दे रहा, तो कहीं से भी बाज़ार में वो कई दुकानें होती हैं, तो कहीं से भी गेहूँ ले सकता है। और उसे कोई अन्य वस्तु की ज़रूरत है तो वो भी वहाँ से वो ले सकता है। चूँकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि जो मुद्रा है वो क्या कर रही है। जो मुद्रा है, यानी ये 20 का नोट आप देख सकते हो, 5 का नोट, तो ये जो मुद्रा है वो क्या कर रही है, वो लोगों को एक दूसरे के बीच में मध्यस्थता बनाए रखती है। यानी चीज़ों का जो आदान प्रदान है हम एक कागज़ के नोट के बदले कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो है सरकार द्वारा इसे मान्यता प्राप्त होती है, इसलिए। तो इसमें ये कह रहा है कि जो चीज़ें मध्यस्थता कायम करती हों, यानी एक चीज़ आपने ली उसके बदले मुद्रा दी, और उसके बाद मुद्रा आपने किसी और को दी उसके बदले दूसरी चीज़ ले ली, तो इसे क्या कहते हैं, विनिमय का माध्यम, यानी आदान प्रदान का माध्यम। यानी मुद्रा जो क्या करती है, चीज़ों को आदान प्रदान में सहायक है। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मुद्रा के आधुनिक रूप। मुद्रा मतलब किन किन रूपों में आजकल है, पहले कैसी थी, पहले कैसे सिक्के थे, अब जो है वो करेंसी के रूप में आ गई है। तो इसमें हम जो है वो सब पढ़ेंगे। हमने देखा कि मुद्रा ऐसी चीज़ है जो लेन देन में विनिमय का माध्यम बन सकती है। अभी जो मैंने आपको बताया कि मुद्रा जो है वो विनिमय में
विनिमय का माध्यम बनती है, यानी चीज़ों को आदान प्रदान की वो सहायक है। सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह की चीज़ें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी, यानी जब सिक्के नहीं चले थे उससे पहले भी जो है कई चीज़ों को मुद्रा के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाता था। उदाहरण के लिए बहुत प्रारंभिक काल से ही भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे, यानी बहुत प्रारंभिक काल, यानी जब दुनिया शुरू हुई थी तभी से जो लोग हैं भारतीय लोग, वो क्या करते थे कि अनाज और पशु का, यानी अनाज जो उनके पास अनाज होता था और जो पशु होते थे उनका जो है वो उनको मुद्रा मानकर उनका इस्तेमाल करते थे किसी भी चीज़ को खरीदने और बेचने के लिए। इसके बाद सोना, चांदी और तांबे जैसी धातुओं के सिक्कों का चलन हुआ और उसके बाद जो है सोने के सिक्के आए, चांदी के, और इस तरह से जो है सिक्कों का फिर निर्माण होने लगा, जिसका चलन पिछली सदी तक रहा। और जिसका चलन कब तक रहा? पिछली सदी तक, यानी 20वीं सदी तक मान लीजिए आप, क्योंकि 20वीं सदी की ये बात हो रही है। तो 20वीं सदी तक जो है वो सोने और चांदी के सिक्कों का चलन रहा, बल्कि आज भी कई जगहों पर है। अगर आप कहीं भी सोने का सिक्का किसी को दोगे तो वह आपको कोई ना कोई तो चीज़ दे ही देगा, बल्कि और महंगा है। तो अब एक रूप हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो मुद्रा का है, करेंसी। करेंसी कहा जाता है नोट को, जो नोट होते हैं ना आपके, उनको करेंसी कहते हैं, ठीक है। तो करेंसियों को कहते हैं यहाँ पर नोट। तो पढ़ते हैं, मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी, कागज़ के नोट और सिक्के शामिल हैं, यानी कागज़ के नोट और जो सिक्के हैं आधुनिक रूप के, वो इसमें शामिल हैं। वह चीज़ें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थीं उसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबे के बने सिक्कों से नहीं बनी है। अब जैसे पुराने ज़माने में भाई महंगे महंगे धातु होते थे जिनसे जो है सिक्के बनाए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है वो इन सब से जो है तांबे, सोने, चांदी से सिक्के नहीं बनाए जाते। अब किससे बनाए जाते हैं? अब बनाए जाते हैं स्टील होती है वो। अनाज और पशुओं की तरह वह रोज़मर्रा की चीज़ें भी नहीं हैं, यानी अनाज और पशुओं को जो है हम एक दूसरे को बदल दिया और उसके बदले कोई चीज़ ले ली, अब ऐसा भी नहीं है। आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार का अपना कोई इस्तेमाल नहीं है, और आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार का भी कोई इस्तेमाल नहीं है कि किसी भी चीज़ को जो है बदल दिया, पशुओं को, अनाज को। फिर इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया जाता है? तो इस मुद्रा को जो है वो मतलब हमें कोई चीज़ तो मिल नहीं रही, अब बस हमें एक सिक्का मिल रहा है, अब हमें ज़रूरी हम उस सिक्के को लें, हम उस सिक्के को क्यों ले रहे हैं? इसे विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है, यानी हम इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? हम इसका इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने इसे मान्यता दे रखी है कि अगर आप इतने पैसे दोगे तो ये इतने का नोट है, इसके बदले जो है आपको इतनी चीज़ मिलेगी, ये निर्धारित है, इसलिए जो है हम ले लेते हैं। वरना अगर मान लो अब सरकार निर्धारित नहीं करती ऐसे ही कोई कागज़, तो हम क्या मानते? हम मानते कि ये तो भाई कोई कागज़ है, ये तो कुछ है ही नहीं, इस तरह से। तो आगे बढ़ते हैं। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है, यानी भारत में कौन जारी करता है? जो नोट हैं वो केंद्रीय सरकार करवाती है, और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो नोटों को छापने का काम करता है। नोटों की छपाई कौन करता है? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आगे चलते हैं। हम भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है, यानी भारत का जो कानून है उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति या फिर कोई संस्था जो है अपनी मर्ज़ी से मुद्रा को नहीं बना सकती। वो केवल कौन बनाएगा? केंद्र सरकार और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत के सौदों में अदायगी के लिए मना किया जा सकता है। और जो क्या संस्था जो है वो ना ही कोई मुद्रा बना सकती है, और वो जो है कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, यानी वो जो है वो क्या करता है कि वो वैधता प्रदान करता है। यानी इन जैसा मान लो अब ये नोट है भाई, अब हम इसके बदले कोई चीज़ खरीद रहे हैं, तो वो जो वस्तु हम खरीद रहे हैं हम उसके बदले नोट दे सकते हैं। सरकार इसकी पूरी मान्यता देता है। अगर सरकार इसकी मान्यता नहीं देता तो जो है हम इसको बिल्कुल भी नहीं लेते, फिर हमें कोई उसके बदले चीज़ चाहिए होती तभी जो है हम उस चीज़ को, किसी भी वस्तु को लेते। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता, यानी भारत में जो है कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि मैं जो है इस नोट को नहीं लूँगा, मेरा मन नहीं है इस नोट को लेने का। या फिर मान लो कि वो ऐसा नहीं कह सकता कि मैं इस नोट को नहीं मानता, मेरे को तो कोई और चीज़ चाहिए, मैं पैसे क्यों लूँ, मुझे तो कुछ और दो, बकरी दो या फिर अनाज दो, कोई पशु दो, इस तरह से। इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया, और इसलिए जो है वो पैसे को, यानी रुपये को जो है वो विनिमय का माध्यम माना गया है। तो अब इतना हमने समझ लिया कि जो कौन है नोटों को छापता है और करेंसी के आधुनिक रूप क्या क्या हैं। तो अब हम बैंकों में निक्षेप, जो कि अगला टॉपिक है, इसे पढ़ेंगे। तो बैंकों में निक्षेप,
लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में भी रखते हैं, निक्षेप यानी जमा करके। किसी समय पर लोगों को रोज़मर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की ज़रूरत होती है। यानी अब रोज़ तो आपको ऐसा नहीं है कि यार रोज़ आपको 10,000, 20,000, 50,000 की ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं है। हमें जो है रोज़ अपने रोज़मर्रा के कामों में कुछ ही चीज़ों यानी कुछ ही करेंसी की जो है हमें ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए हर महीने के आखिर में वेतन वाले मज़दूरों के अतिरिक्त नकद होता है। यानी उदाहरण हम ले लेते हैं कि हर महीने जो है अब उनको अपने खर्चे से, मज़दूरों को जो है अपने खर्चे से ज़्यादा मिलता है नगद। यानी उनको जो है अपना पूरा जो भी उन्होंने महीने पे किया है, महीने में काम किया है, वो उनका पैसा उन्हें मिल जाता है। उसके बाद जो है अब इतना पैसा वो खर्च तो कर नहीं सकते। लोग इस अतिरिक्त नगद का क्या करते हैं, अब जो उन्हें एक्स्ट्रा पैसा मिला है उसका वो क्या करते हैं, वैसे बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा करा देते हैं। वो क्या करते हैं कि अपने नाम से बैंक में अकाउंट खोलते हैं और उसके बाद उसे बैंक में जमा करवा देते हैं। बैंक ये जमा स्वीकार करते हैं और इस पर सूद भी देते हैं। यानी बैंक जो होते हैं वो जो पैसों को जमा करके अपने पास रखते हैं और इस पर जो है उन्हें ब्याज भी देते हैं। यानी उन्हें ब्याज भी मिलती है। जो मान लो आप पैसा बैंक में जमा करने जा रहे हो तो आपको बैंक जो है वो उस पैसे के बदले ब्याज भी देगा, पर वो ब्याज हालांकि बहुत कम होती है। इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर सूद भी मिलता है। यानी लोगों का जो धन है वो बैंकों में सुरक्षित भी रह जाता है इससे, और क्या कहते हैं, लोगों को जो है वो ब्याज भी मिलती है। लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें से धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है और लोग जो है वो अपनी ज़रूरत के अनुसार जो है इसमें से धन निकाल सकते हैं और वापस डाल सकते हैं। चूँकि बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए इस जमा को मांग जमा कहा जाता है। और जब हम चाहें तब जो है हम पैसे को निकाल सकते हैं या जमा कर सकते हैं, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, जमा मांग। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी जो मेन टॉपिक आते हैं मैं आपको बताता रहता हूँ। तो भाई अब वीडियो को लाइक कर दो अगर वीडियो पसंद आ रही है, तो उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया, अगर आगे चलते हैं तो मांग जमा। अब मांग जमा के बारे में पढ़ेंगे। मांग जमा एक अन्य दिलचस्प सुविधा देता है। यानी जो मांग जमा है यानी हम जो है जमा भी करवा सकते हैं और कभी भी जो है उसे बैंक से मांग भी सकते हैं। यह सुविधा इसे मुद्रा का विनिमय का माध्यम महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है। यानी ये जो सुविधा है वो लोगों को क्या करती है, विनिमय का माध्यम प्रदान करती है। अपने नगद की ब्याज चेक के भुगतान के बारे में सुना होगा। यानी आपने जो है वो नगद, यानी अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप उसे पैसे दो, आप उसे चेक भी दे सकते हो। आपने इस बारे में सुना होगा। चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता जिसका किसी बैंक में खाता है एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। यानी अगर आपको जो, मान लो आपका उदाहरण लेते हैं, तो आपको किसी को पैसे देने हैं तो आप क्या करोगे, उसे अपने जो आपका बैंक में खाता है उस नाम से अकाउंट नंबर डाल के और नाम वगैरह डाल के जो है आप उसे चेक दे दोगे और वो जो है बैंक में जाकर पैसे निकाल लेगा जब उसकी इच्छा होगी, और उसकी भी एक डेट होती है। चेक एक ऐसा कागज़ है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति के खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बताता हूँ। तो चेक जो है वो क्या काम करता है, जैसे आपने चेक काटा और आपने किसी और को दिया, तो वो बैंक वाले क्या करेंगे, अगर हम उस चेक को बैंक में देंगे तो बैंक वाले आपके अकाउंट से पैसे निकाल के दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में डाल देंगे जो वो चेक लेकर आया होगा या फिर जिसका नाम या फिर कुछ उस पर लिखा होगा। तो यहाँ पर एक चेक है, चेक की फ़ोटो आप देख सकते हैं जिसमें ये बुक में दे रखी है आपके चेक की फ़ोटो। तो यहाँ पर जो है वो अमाउंट भरा हुआ है, यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर इन्होंने शायद कुछ गलत किया। अच्छा, जिसको पे करते हैं उनका नाम यहाँ पर लिखना है और उसके बाद जो है यहाँ पर इसे रुपीज़ लिखने हैं और उसके बाद अपना साइन करके आपको अकाउंट नंबर यहाँ पर पहले से ही डला होता है, तो आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पहले से ही प्रिंटेड आता है चेक बुक पर। तो इस तरह से जो है वो आपका चेक होता है और यहाँ ऊपर डेट डली हुई होती है। तो आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जो मांग जमा है उसमें जो है मुद्रा के अनिवार्य, यानी मुद्रा के ज़रूरी नहीं है कि पैसे ही हों भाई, नोट हो या सिक्के ही हों, एक जो है चेक भी उसका एक उदाहरण है। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नकद का इस्तेमाल किए सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है। यानी चेक के जरिए क्या होता है कि हमें जो है पैसों का जो है विनिमय नहीं करना पड़ता, आदान प्रदान, वो जो है बैंक अपने आप ही ऑटोमेटिक सब कुछ कर देता है। जैसे आप कई सोशल मीडिया ऐप चलाते होंगे जिसमें पैसे पेटीएम वगैरह से रिचार्ज करते होंगे, तो इन सब ऐपों में क्या होता है कि आपको जो है वो करेंसी और नोटों की ज़रूरत तो पड़ी नहीं, आपका बस बैंक से जो है आपने पैसे लिए और उसके बाद तुरंत से कहीं भी आपने उसे दे दिया।
चूँकि मांग जमाओं को करेंसी के साथ साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है, इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे भी मुद्रा समझा जाता है। यानी जो आधुनिक अर्थव्यवस्था, जो आज की अर्थव्यवस्था है, इसमें जो है चेक को और इन सब को भी जो है वो मुद्रा समझा जाता है। यानी ये सब भी एक मुद्रा यानी पैसे ही है। यहाँ आपको बैंक की भूमिका को याद रखना होगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेन काम कौन कर रहा है? बैंक जो है वही चेक दे रहा है। अगर वो चेक नहीं देगा तो कैसे तीसरा माध्यम बन जाएगा? फिर तो हमें केवल अपने पास से पैसे देने होंगे और किसी से सामान लेना होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। अब जिनके पास पैसा नहीं है वो क्या करेंगे? बैंकों के लिए इन जमा के बदले कोई भी मांग जमा एवं भुगतान नहीं होगा। यानी बैंकों के लिए ये जो जमा कर रहे हैं हम, इसमें भी कोई भुगतान नहीं होगा। यानी इसमें से हमारा कोई भी जो है वो पैसा नहीं कटेगा। मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी और जमा आधुनिक बैंक प्रणाली की कार्य प्रणाली से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। जो बैंक है वो जमा आधुनिक बैंक और करेंसी जो है वो आपस में एक दूसरे से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं, जो हमारे बैंक हैं और जो हमारी करेंसी है। समझ में आया आपको? उसके बाद ये यहाँ पर आपके कुछ डेबिट कार्ड, चेक कार्ड, ये सब आपके कार्ड्स हैं जो आप आमतौर पर यूज़ करते हो। चेक के अलावा ये भी जो है, इसे भी मुद्रा कहा जा सकता है अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो अगला आपका टॉपिक है बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ। यानी बैंकों की जो है वो क्या क्या गतिविधियाँ रहती हैं ऋण यानी लोन को लेकर। बैंकों की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बैंक जनता से जो धन जमा खातों में स्वीकार करते हैं उसका क्या करते हैं? यानी बैंक जो है वो धन जो लेते हैं हमसे, उसका क्या करते हैं? यानी अब वो इतना सारा धन तो जमा करके रखेंगे और हमें ब्याज भी देंगे, उससे तो उन्हें बहुत घाटा हो जाएगा। अब वो क्या करते हैं? तो यहाँ एक दिलचस्प क्रियाविधि काम कर रही है। यहाँ पर जो है बहुत जो एक क्रियाविधि दिलचस्प तरीके से काम कर रही है। बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। उदाहरण के लिए आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। यानी बैंक जो है वो क्या करते हैं? बैंक अपने पास जो भी उनके पास पैसा है, आपने पैसा जमा किया, कई और लोगों ने पैसे जमा किए, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने पास नहीं रखते हैं उस पैसे को। उस पैसों का केवल 15% जो है, यानी ये जो 15% है वो ही अपने पास रखते हैं। बाकी पैसा अब जाता कहाँ है, अब आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए यह प्रावधान किया जाता है। और अब ये 15% क्यों रखते हैं? वो बैंक वाले 15% ही क्यों रखते हैं? बैंक वाले 15% इसलिए रखते हैं क्योंकि जो है, मान लो कि आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई, अब बैंक वाले अगर सारा पैसा दे देंगे तो आपको जो ज़रूरत है वो कहाँ से पूरी होगी? अब आपने तो पैसे जमा कर दिए हैं तो आपको निकालने के लिए बैंक जाना पड़ेगा। अब आप बैंक जाओगे, बैंक वाले कहेंगे कि भाई हमारे पास तो पैसे ही नहीं, हमने सारा पैसा निकाल दिया। तो अब आपको लोगों की ज़रूरत के अनुसार जो है बैंक क्या करते हैं, लोगों की ज़रूरत के अनुसार बैंक अपना जो है 15% बचा के रखते हैं कि अगर लोगों को ज़रूरत पड़े तो लोग जो हैं वो पैसे ले सकें। उसके बाद आगे, चूँकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नकद निकालने आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने नकद से आराम से चल जाता है। अब आप कहोगे कि जो है 15% से उनका काम कैसे चल जाता है? तो लोग जो है, अब ऐसा तो है नहीं कि सारे लोग एक साथ अपने सारे पैसे निकालने आ जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। कुछ ही लोगों को एक दिन में ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लो आज किसी और को ज़रूरत है 10,000 की, किसी और को 1 लाख की ज़रूरत है, तो ऐसे। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई 10,000 लोगों ने एक बैंक में जमा करवा रखा है, मान लो एक छोटा सा, तो 10,000 के 10,000 निकालने आ जाएंगे अपने सारे पैसे। ऐसा नहीं होता है। इसलिए जिनको ज़रूरत होती है वही जो है बैंक से पैसे निकालने आते हैं, और इसलिए जो है बैंक बचा कर रखता है 15% अपने पास। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये आपने देखा कि जो 15% है वो तो बैंक के पास रह जाता है। अब जो बाकी का 85% है वो कहाँ जाता है? तो वो जो 85% है वो बैंक किसे दे देते हैं? लोन के तौर पे दे देते हैं बैंक उस पैसे को। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है। यानी जो हमारी आर्थिक, कोई बिज़नेस खोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसके लिए हमें जो है वो लोन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। हम इसके बारे में आगे आने वाले खंडों में और पढ़ेंगे, तो अभी जो है इन्होंने ज़्यादा नहीं बताया, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी बैंक जो होते हैं वो हमने जो पैसा जमा किया उसी को जो है वो लोन के तौर पर दूसरे लोगों को दे देते हैं जिनको ज़रूरत होती है। यानी लोन के तौर पर भी दे देते हैं वो, और अगर हमें ज़रूरत है तो 15% अपने पास रखते हैं ताकि हमें वो दे सकें। इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है, यानी बैंक है जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है एवं जिन्हें राशि की ज़रूरत है, कर्जदार,
यानी जिनके पास बहुत सारा पैसा है वो तो जमा करता है, वो बैंक में जमा करा देते हैं, और जिनको जो है पैसे की ज़रूरत है वो कर्जदार है, यानी वो बैंक से जो है लोन ले सकता है, के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। यानी जो जमाकर्ता और कर्जदार जो है वो इन दोनों के बीच का मेल कौन बनाए रखता है? बैंक। बैंक क्या करते हैं, किसी जो है जो जमा करता है, यानी कोई जमा करने आ रहा है उसका पैसा जमा कर लेते हैं, और उसके बाद जो है ज़रूरत के अनुसार जो है दूसरे व्यक्ति को जो जिसे कर्ज चाहिए, लोन चाहिए, उसे दे देते हैं। तो इस तरह से जो है इन दोनों के बीच मध्यस्थता बनी रहती है। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। यानी हमने जो है बैंक में पैसे जमा किए, उस पर हमें इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है, लेकिन जब बैंक जो है वो लोन देते हैं किसी को तो वो बहुत ज़्यादा ब्याज लेते हैं। ज़्यादा नहीं कहूँगा, वो बैंक जो है वो ब्याज लेते हैं, हमें देते हैं उससे ज़्यादा, ताकि उनका भी जो है वो काम चल सके। कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। अब बैंकों में पैसे भी इसी कारण से आते हैं। यानी मान लो कि आपका जो है आपने पैसे जमा किए, अब बैंक आपको उसके बदले जो है वो ब्याज देने लग गया। अब बैंक ने अभी किसी और को दे दिया और बैंक ने जो है उससे थोड़ी ज़्यादा ब्याज ली, यानी हमें वो दे रहा है, मान लो हमें वो दे रहा है 2,000 रुपये महीने दे रहा है वो हमें बैंक ब्याज के। वैसे इतना देता नहीं है, पर मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। और उसने बैंक ने किसी और को लोन पे दे रखा है, वो बंदा दे रहा है 5,000 रुपये महीने के, तो वो 5,000 में से 2,000 तो आपके अकाउंट में आ गए, बाकी 3,000 कहाँ गए? वो बैंक के पास चले गए। बैंक इसी कारण जो है वो बैंक की इनकम जो है वो होती है, तो इससे जो है बैंक का फ़ायदा होता है। तो आगे पढ़ते हैं। साख की दो विभिन्न स्थितियाँ। साख यानी जो कर्ज है उसकी दो स्थितियाँ होती हैं, वो पढ़ते हैं क्या क्या हैं, देखते हैं कि दो जो स्थितियां हैं वो क्या हैं। हमारी रोज़मर्रा की गतिविधियों में ऐसे बहुत से लेन देन होते हैं जहां किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। यानी हम जो है रोज़ मतलब रोज़ नहीं, कभी कभी हमारे जो रोज़मर्रा की गतिविधियाँ हैं उनमें ऐसे लेन देन होते हैं जिनमें जो है हम ऋण का प्रयोग करते हैं, यानी लोन का हम यूज़ करते हैं। ऋण उधार से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है जहाँ साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं और सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। यानी ज़रूरी नहीं है कि जो कर्ज लिया गया है वो जो है बैंक से लिया गया हो, वो कई साहूकार से लिया जाता है। जैसे मान लो आप किसी दुकान से जो है वो महीने महीने पे उनके पैसे देते हो, आप जो है वहाँ से हर पूरे महीने सामान लाते हो और महीने के एक दिन कोई एक फ़िक्स डेट को जो है सारा पैसा चुका देते हो। तो आप क्या कर रहे हो, पहले तो उनसे सामान ले रहे हो, ऋण ले रहे हो उनसे, उनका कर्ज कर रहे हो आप, उसके बाद जो है 1 तारीख को यानी भविष्य में उसे चुका रहे हो। तो इस तरह से अब हम निम्नलिखित 2 उदाहरणों के द्वारा देखते हैं कि ऋण की क्या भूमिका होती है। अब हम जो है लोन के बारे में पढ़ेंगे, ऋण की क्या भूमिका होती है। यहाँ पर 2 उदाहरण जो है वो दे रखे हैं, एक स्वप्ना की समस्या और दूसरा त्यौहार का मौसम। तो दोनों उदाहरणों को भी जो है हम समझेंगे, तभी जो है वो चैप्टर समझ में आएगा। अब से 2 महीने बाद त्यौहार का मौसम है और जूता निर्माता सलीम के पास शहर के एक बड़े व्यापारी से 3 जोड़ी जूते की मांग आती है, जिसे उसे 1 महीने के अंदर पूरा करना है। यानी एक त्यौहार जो है वो 2 महीने बाद आने वाला है, तो जो सलीम है, कोई निर्माता है, जूते बनाता है, जूता निर्माता है वो, तो उसके पास जो है वो 3,000 जोड़ी जूते की जो है वो मांग आती है। 3,000 जोड़ी जूते की उसके पास मांग आती है। तो वो क्या करता है, अब उसके पास कितने हैं, उसके पास 1 महीना है इसको पूरा करने के लिए, उसको 1 महीना दिया जाता है। उत्पादन के काम को समय पर पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई और चिपकने के काम के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता है। यानी अब जूते बनाने के लिए सलीम को इतने कम समय में बनाने पड़े हैं, तो वो क्या करेगा कि अब उसे ज़्यादा सिलाई मशीनों और जो है चिपकाने के लिए, जूते का सोल चिपकाने के लिए मज़दूरों, यानी उसे जो है वो ज़्यादा मज़दूरों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ज़्यादा काम आएगा, 3,000 जोड़ी जूते ऐसे ही थोड़ी बन जाएंगे 1 महीने में, तो उसे ज़्यादा मज़दूरों की ज़रूरत पड़ेगी। उसे कच्चा माल भी ख़रीदना है और उसे माल भी ख़रीदना है जूते बनाने के लिए। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम 2 स्रोतों का ऋण लेता है। पहला, वह चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है और बाद में भुगतान करने का वादा करता है। यानी वो क्या कहता है कि तुम मुझे जो है अपना चमड़ा जो है, मतलब जो सोल बनाने के लिए चमड़ा यूज़ होता है, वो मुझे अभी दे दो और मैं बाद में तुम्हें इसके बदले चुका दूंगा। वो 2 तरह से जो है वो ऋण लेता है। दूसरा, वह इस बड़े व्यापारी से 1,000 जूते के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नगद कर्ज लेता है। यानी वो क्या करता है कि वो कुछ पैसे भी ले लेता है दूसरे एक व्यक्ति से, जो कि
वो कहता है कि मैं आपको जो है वो 1000 जूते इसके बदले दे दूंगा, यानी अब 3000 तो होने चाहिए और 1000 ये इसे देने वाला है, तो कितने हो गए? 4000 जूते जो है अब सलीम को बना कर देने पड़ेंगे और साथ ही साथ जो है उसे पैसे भी चुकाने पड़ेंगे। किसके? ये जो पहला व्यापारी था। महीना ख़त्म होने से पहले पूरा ऑर्डर पहुंचाने का वादा करता है और यूँ कहता है कि महीना ख़त्म होगा उससे पहले जो आपका पूरा ऑर्डर पहुंच जाएगा। महीने का आखिर में सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब होता है, उसे अच्छा खासा लाभ भी होता है और वह उधार लिए धन की अदायगी भी कर देता है। यानी अब जो है वो 1000 जूतों वो लोन लेता है मार्केट से और उसके बाद उसे बिज़नेस में लगा देता है। अपने मज़दूर खरीद लेता है, कच्चा माल खरीद लेता है और जूतों को बेच देता है और जूते बिक जाते हैं उसके, तो उसे क्या होता है? उसे बहुत फ़ायदा होता है और वो उनका कर्ज भी चुका देता है। तो पहला उदाहरण हमने पढ़ा। सलीम उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की ज़रूरत को ऋण के द्वारा पूरा करता है, यानी सलीम को जो है वो पैसे की ज़रूरत होती है अपनी कार्यशील यानी अपने जो है काम को करने के लिए, तो वो क्या करता है? बैंक मतलब लोगों से ऋण लेता है। ऋण उसे उत्पादन के कार्यशील खर्चों तथा उत्पादन को समय पर पूरा करने में मदद करता है और वह अपनी कमाई बढ़ा पाता है। और जो ऋण है वो क्या करता है? ऋण जो है उसे अपना काम ठीक समय पर और जो है पूरा करने में मदद करता है, उसका काम जो है वो समय पर पूरा हो जाता है और वो उसकी कमाई भी जो है वो बढ़ जाती है। इस प्रकार ऋण एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका अदा करता है। इस तरह से जो लोन है यानी ऋण है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है यहाँ पर अदा करता है। अब सो अपना ये जो दूसरा उदाहरण है इसे भी पढ़ लेते हैं। ये भी एक अच्छा उदाहरण है आपके लिए, मैं आपको बता देता हूँ। एक छोटे किसान स्वप्ना अपनी 3 एकड़ ज़मीन पर मूंगफली उगाती है। वह इस उम्मीद पर कि फसल तैयार करने होने पर कर्ज को अदा कर देगी, खेती के खर्चे के लिए साहूकार से ऋण लेती है। फसल पर कीटनाशकों के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है। हालांकि स्वप्ना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कती है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वह साहूकार का कर्ज लौटाने में असफल रहती है और साल के अंदर यह कर्ज बड़ी रकम बन जाता है। अगले साल स्वप्ना खेती के लिए दोबारा उधार लेती है। इस साल फसल सामान्य रहती है लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि वह अपना कर्ज वापस कर सके। वह कर्ज में फंस जाती है। उसे कर्ज को चुकाने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है। अब मान लो कि ये स्वप्ना जो है उसके पास 3 एकड़ ज़मीन थी जिस पर वो मूंगफली उगाती है। अब मूंगफली के उगाने के लिए वो क्या करती है? वो कर्ज लेती है क्योंकि उसे सिंचाई करनी है और भी बहुत से काम होते हैं, बीज बोना है, तो उसके लिए वो क्या करती है? वो कर्ज ले लेती है और उसकी जो फसल है वो किसी कारणवश बर्बाद हो जाती है। अब उसकी फसल बर्बाद हो गई तो वो पैसों को लौटाएगी कैसे? अब 1 साल तक वो अपना खर्चा तो चला लेती है लेकिन कर्ज को लौटा नहीं पाती। फिर अगले साल जब वो फसल करती है तो उसको जो है वो ज़्यादा लाभ नहीं होता, उसको जो है कम लाभ होता है। अब वो बस उससे अपनी आजीविका ही चला सकती है। अब वो कर्ज के जाल में जो है फंस जाती है। तो ये उदाहरण भी आप समझ ही गए होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में साग की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो है यानी जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनमें जो है मुख्य मांग फसल उगाने के लिए की जाती है ऋण की। फसल उगाने में बीज खाद, कीटनाशक दवाओं, पानी, बिजली, उपकरणों की मरम्मत इत्यादि पर काफ़ी खर्च होता है। और फसल उगाने के लिए आपको मैंने बताया था क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? बीज, खाद, कीटनाशक दवाओं, पानी, इन सब चीज़ों की जो है वो ज़रूरत होती है और इनमें काफ़ी खर्च होता है। इन आगतों को खरीदने और फसलों की बिक्री होने के बीच कम से कम 3-4 महीने का अंतराल होता है, यानी इन सब कामों में 3-4 महीने जो है वो लग जाते हैं। आमतौर से किसान ऋतु के आरंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं और फसल तैयार होने के बाद वापस कर देते हैं। उधार की अदायगी मुख्यतः फसल की कमाई पर निर्भर है, यानी वो क्या करते हैं? इन सब चीज़ों के लिए जो है वो कर्ज लेते हैं और उसके बाद जब फसल उनकी पूरी हो जाती है तो उसके बाद उस कर्ज को चुका देते हैं। तो अब वो पूरी तरह से किस पर निर्भर रहते हैं? उस लोन पर, उधार की अदायगी पर। अगर उनकी फ़सल अच्छी होगी तो वो उस लोन को चुका देंगे, अगर उनकी फ़सल जो है वो अच्छी नहीं हुई तो वो उस कर्ज़ को जो है नहीं चुका पाएंगे। अब स्वप्ना का यहाँ पर जो हमने उदाहरण पढ़ा था उसके बारे में आ गया है। स्वप्ना के मामले में फ़सल बर्बाद हो जाने से कर्ज़ की अदायगी असंभव हो गई, यानी स्वप्ना की जो है वो फ़सल बर्बाद हो गई तो अब उसे कर्ज़ चुकाने में जो है असंभव हो गया उसके लिए कर्ज़ चुकाना। वो पैसे कहाँ से लाए जब उसकी फ़सल बर्बाद हो गई? तो उसे कर्ज़ उतारने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा। अब उसे कर्ज़ चुकाने के लिए क्या करना पड़ता? अपनी ज़मीन बेचनी उसे पड़ी।
ऋण ने स्वप्ना की कमाई को बढ़ाने की बजाय उसकी स्थिति बदतर कर दी। यानी लोन ने क्या किया कि स्वप्ना की जो कमाई थी उसे बढ़ाया तो नहीं, बल्कि उसकी स्थिति जो थी वो और ख़राब कर दी। इसे आम भाषा में कर्ज जाल कहा जाता है। और इस तरह के जो लोन में फंस जाते हैं लोग ऋण न चुकाने के कारण, उसे क्या कहते हैं, कर्ज जाल। इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थितियों में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना काफ़ी कष्टदायक होता है। यानी इन मामलों में क्या होता है कि जो ऋण यानी लोन है वो कर्जदार यानी लोन लेने वाले को जो है एक बहुत पीछे ढकेल देता है और वहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल और कष्टदायक होता है। तो अब जो है एक स्थिति में आय बढ़ाने के में सहयोग करता है। यानी ये जो ऋण है वो आय बढ़ाने में भी सहयोग करता है, जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। पहले तो वो क्या करता है, जैसे हमने सलीम के उसमें देखा कि इसमें उदाहरण में कि जो है पहले उसकी इनकम कम थी लेकिन बाद में उसकी इनकम बढ़ जाती है, वो लोन लेता है। दूसरी स्थिति में फसल बर्बाद होने के कारण ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा देता है। और दूसरी स्थिति में क्या होता है स्वप्ना के साथ कि उसकी जो है वो फसल बर्बाद हो जाती है और वो जो है पूरी तरह से फंस जाती है और लोन नहीं चुका पाती। स्वप्ना को कर्ज उतारने के लिए अपनी ज़मीन का एक हिस्सा बेचना पड़ता है। स्पष्ट है कि उसकी स्थिति पहले की तुलना में बदतर हुई। ऋण उपयोगी होगा या नहीं यह परिस्थिति के खतरों और हानि होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है। यानी अब लोन लेना किस पर निर्भर करता है, अगर हमारी इनकम बढ़ेगी हम लोन लेंगे कि हम उसे चुका पाएंगे कि नहीं। तो ये सब चीज़ें किस पर निर्भर करती हैं, ये हम जो रिस्क ले रहे हैं। अगर हम लोन लेंगे तो हम बहुत बड़ा जो है वो रिस्क लेते हैं। अगर जो है हम कर्ज को नहीं चुका पाए तो जो है हम कर्ज जाल में फंसते ही जाते हैं। तो हमने इतना पढ़ लिया। इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है वो आज बाद में आएगा, जिसमें हम पढ़ेंगे ऋण की शर्तें यानी लोन की क्या क्या शर्तें हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।